नमस्कार, आपका स्वागत है सुरागीलाल न्यूज चैनल के उत्तराखंड बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। बनभूलपुरा थाना क्षेत्र से एक और किशोरी लापता। कांग्रेस ने दिया ज्ञापन, सड़क चौड़ीकरण को लेकर उठाया मुद्दा। कॉर्बेट पार्क से सटा सीतामढ़ी पर्यटन जोन पर्यटकों के लिए आज से हुआ बंद। रामनगर में सरकार के खिलाफ समाजवादी लोकमंच ने दिया धरना। सड़क पर लगी झाड़ियां दे रही दुर्घटना को दावत। भदवानी में दंपति का कारनामा, सर्राफा को लगाया लाखों का चूना। खड़ीमा ब्लॉक सभागार में क्षेत्र पंचायत सदस्यों की हुई अहम बैठक। बाघ हुआ पिंजरे में कैद, वन विभाग को मिली बड़ी सफलता। बाजपुर क्षेत्र के एक व्यक्ति द्वारा जिला कलेक्ट्रेट पहुंच डीएम उदयराज सिंह को सौंपा ज्ञापन। रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा ने अपने कार्यालय में की प्रेस वार्ता आयोजित। गुर्जरों में मवेशियों को चराने को लेकर दो गुटों में हुआ टकराव। सभी वाहनों की फिटनेस जांच ऑटोमेटिक कराई जाने को लेकर उत्तराखंड परिवहन विभाग की तैयारी पूरी। ट्रिपल मर्डर केस का देहरादून पुलिस ने किया खुलासा। अब खबरें विस्तार से। बनभूलपुरा थाना क्षेत्र से एक और किशोरी लापता हो गई है। वह अपने साथ घर में रखे 45,000 रुपए भी ले गई है। परिजनों ने एक युवक पर उसे भगा ले जाने का आरोप लगाया है। वहीं बता दें, बनभूलपुरा थाना क्षेत्र के रहने वाले किशोरी के परिजनों ने बताया कि उसकी बेटी बीती 20 जून को दोपहर बिना बताए घर से चली गई थी। परिजनों ने तलाश की तो पता चला कि उसे इंदिरा नगर नूरी मस्जिद के पास रहने वाला समद पुत्र हुसैन ले गया है, जो मूल रूप से मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। उनकी बेटी घर से 45,000 रुपए व कुछ सामान भी साथ ले गई है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है और अफवाह न फैलाए जाने की बात कही गई है। पुलिस के मुताबिक किशोरी बालिग है और उसकी खोज जारी है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, एक लड़की मुस्कान नाम है जिसका, ये बालिग है, 19 वर्ष इसकी उम्र है। आधार कार्ड के अनुसार इसकी मिसिंग दर्ज है और इसको जो लड़का जो ले गया है साथ में, समद नाम है उसका, जो यहाँ इंदिरा नगर में काम करता था। ये मूल रूप से मुजफ्फरनगर का रहने वाला है, तो ये उसको भगा के ले गया है। इस पे दर्ज है और पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। तो मैं मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि इस तरह की अफवाहें न फैलाई जाएँ, क्योंकि ये दोनों बालिग हैं और ये भगा के ले गया है। पुलिस ने दर्ज कर ली है रिपोर्ट और पुलिस कार्रवाई कर रही है। कि कृपया अफवाह न फैलाएं, चीजें पहले कंफर्म करें। भदवानी में काठगोदाम नरीमन चौराहे से लेकर काठगोदाम रेलवे स्टेशन तक सड़क चौड़ीकरण करने में कई बड़े पेड़ों को काटने की सूचना पर आज कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलूटिया और कांग्रेस नेता ललित जोशी अपने कार्यकर्ताओं के साथ एसडीएम कोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी को इस संबंध में ज्ञापन भी दिया है। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से ये मांग रखी है कि पेड़ों को न काटा जाए, प्रशासन सड़क चौड़ीकरण को लेकर दूसरा विकल्प भी देखे। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने बताया कि सड़क चौड़ीकरण में जो भी पेड़ आ रहे हैं उनको लेकर जिला प्रशासन बेहद संवेदनशील है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। शहर में 13 चौराहों का चौड़ीकरण, सुधारीकरण का काम चल रहा है। उसमें हमें वार्निंग करनी है। कई जगह जो पेड़ हैं वो छपान भी हुआ था। जिलाधिकारी महोदय इसको लेकर बहुत संवेदनशील है। उनके द्वारा फिर ये दिशा निर्देश दिए गए कि जो पाकड़ है, पीपल है या अन्य जो महत्वपूर्ण प्रजातियों के वृक्ष हैं, उनको काटने के बजाय हम लोग उसको ट्रांसप्लांट करेंगे, रिलोकेट करेंगे। उसके लिए वन विभाग के साथ बैठक के माध्यम से ये निर्णय लिया गया है और लगभग शहर के विभिन्न स्थानों पर 40 से अधिक संख्या के पेड़ ऐसे हैं जिनको काटने के बजाय ट्रांसप्लांट करने का निर्णय लिया। देख रहे हैं उस पर सड़क चौड़ीकरण का कार्य करने की बात कही जा रही है और जो सड़क किनारे जो बहुत पुराने विशालकाय वृक्ष हैं और उनके पातन की बात की जा रही है और उनको पुनर्स्थापित करने की बात की जा रही है, प्रत्यारोपण की बात की जा रही है। तो हमारा इसमें ये मानना है, क्योंकि आज तक भी प्रशासन द्वारा पूरा रोड मैप जो है वो जारी नहीं किया गया है कि ये रोड चौड़ी कहाँ से कहाँ तक हो रही है, और यदि ये चौड़ी सिर्फ नारीमैन से लेके कुछ रानीबाग तक हो रही है तो उसके आगे का क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर चौड़ी सड़क है और आगे जाके वो संकरी हो जाएगी तो फिर क्या वो जाम स्थल नहीं बनेगा। और इसके अलावा जो वृक्ष जो हमें ऑक्सीजन देते हैं, जीवन देते हैं, और अगर वृक्ष हैं तो हम हैं, लेकिन ऐसे वृक्षों को काटना, जबकि उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में आदेश दिया है कि अधिक से अधिक वृक्ष लगाए जाए। यहाँ तक कि जो आपका कोर्ट को शिफ्ट करने की बात आई तो पेड़ों के कटान के खिलाफ में हाई कोर्ट का अपना आदेश जारी किया था। और ऐसे में हम देख रहे हैं किस तरह से ग्रीष्म काल में पारा बढ़ा, उसने साफ चेतावनी दी है हमारे सारे समाज को कि आप वृक्ष ना काटें, वृक्ष लगाएं। और ऐसे में अनप्लान्ड वे में बिना रोड मैप के पेड़ काटना, क्या ये समस्या का निराकरण होगा? हमारा ये मानना है, हमने सारी बात उस ज्ञापन में रखी है
हम जानना चाहते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम क्रॉस रोड पे है, जहाँ पर क्रॉसिंग है, क्या चौड़ीकरण से क्या जाम की स्थिति पैदा नहीं होगी? हम सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से हम ज्ञापन जो है माननीय जिला अधिकारी जी को हम दे रहे हैं, सीमांत जिला अधिकारी जी को दे रहे हैं, और उसमें सारी बातें हमने सारे तथ्य रखे हैं। और हमारी जिज्ञासा एक आम नागरिक होने के नाते भी सारी जनता आक्रोश में है और वो नहीं चाहती है कि पेड़ कटे। जनता को कुछ भी स्थिति पता नहीं है कि कितनी रोड चौड़ी हो रही है। यदि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की रोड चौड़ी हो रही है तो क्या इससे समस्या का निदान हो जाएगा? तो ये सारे कुछ सवाल है जिसको लेकर हम ज्ञापन दे रहे हैं, और हमारी मांग है कि पेड़ बिल्कुल नहीं काटने चाहिए। यदि पेड़ काटते हैं तो उस स्थिति में हम जन आंदोलन करेंगे, और जिस तर्ज पे देहरादून में हुआ उसी तर्ज पे नैनीताल में भी जन आंदोलन हो। सड़क चौड़ीकरण का कोई विरोध नहीं करता है, परंतु जब उसकी वैकल्पिक व्यवस्थाएं मौजूद हैं शहर के अंदर तो पेड़ों को नहीं काटा जाना चाहिए। मेरा अपना पर्सनल मानना है। आज हम जो ज्ञापन इसी संबंध में दे रहे हैं। दूसरा, मेरा कहने का मतलब एक ये भी है, आप ये समझिए कि एक सड़क में एक पेड़ को 50 साल लगते हैं और एक बिल्डिंग को बनाने में मुश्किल से 2 साल लगते हैं। तो मेरा कहना तो है भाई, अगर सड़क चौड़ी बिल्डिंग बना करके होती है तो बिल्डिंग बना करके सड़क चौड़ी कर दीजिए, ना कि पेड़ काट करके। पसंद मानना है मेरा। आप क्या पेड़ काटना अकेले कोई विकल्प नहीं है, यही तो मैं कह रहा हूँ। वैकल्पिक रास्ते की तलाश क्यों नहीं की गई? जब शहर पिछले 10 साल में दोगुनी रफ्तार से जो है आबादी बढ़ चुकी है शहर की, तो उसका जो 5 वर्षीय जो योजना थी वो कहाँ चली गई? मेरा अधिकारी गणों से निवेदन है इस बात में कि वो स्वयं इस बात का आंकलन करें कि जितनी सुविधाएं उनको इस प्रदेश के अंदर मिलती हैं, उन सुविधाओं में क्या हल्द्वानी जैसे जगह के लिए क्या स्पेशल तौर पर कोई आपने मीटिंग करी? तो अगर करी है तो उसका खुलासा करिए कि आप वैकल्पिक व्यवस्था कहाँ करने जा रहे हैं। अन्यथा ये जाम तो एक दिन हल्द्वानी को जाम नगर बना करके इस शहर को इस व्यवस्थित शहर को व्यावसायिक रूप से उजाड़ कर रख देगा। ये मेरा पर्सनल भी बोल रहा हूँ कि जब आप पेड़ काटने के बजाय वैकल्पिक व्यवस्थाओं की रास्तों की तलाश क्यों नहीं करते? क्यों आपको इस बात का अंदाजा नहीं? पंचवर्षीय योजना में ये बातें क्यों नहीं रखी जाती? क्यों इस चीज़ के लिए बजट नहीं आता? देखो, अधिकारी गणों से एक निवेदन है हमारा को, किसी बिजली पे अगर आप समझ लेना, पानी बिजली पर कोई बिल नहीं देता तो जा करके आप उसका वो काट देते हैं, बिजली का बिल काट देते हैं। पानी नहीं देता तो पानी का बिल काट देते हैं। भाई, आप सिर्फ और सिर्फ जो है आदेश देने के लिए ही हैं। जनता के लिए सुविधाएं कौन देगा? आपका काम सिर्फ आदेश देना नहीं होना चाहिए, आपका काम सुविधा देना चाहिए। विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट पार्क से सटा रामनगर वन प्रभाग सीतावनी पर्यटन जोन आज से पर्यटकों के लिए बंद हो चुका है। अब बरसात के बाद 15 अक्टूबर को पर्यटकों के जंगल सफारी के लिए पुनः खोला जाएगा। बता दें कि कॉर्बेट पार्क से सटे रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत पड़ने वाले सीतावनी जोन को आज 26 जून से ही पर्यटकों की सुरक्षा के मद्देनजर बंद कर दिया गया है। मानसून सीजन शुरू होने के कारण इस पर्यटन जोन को हर वर्ष की तरह 30 जून को बंद किया जाता है, पर इस वर्ष 4 दिन पूर्व ही सीतावनी जोन को बारिश शुरू होने के साथ ही इस जोन के बीच में पड़ने वाले कालीगढ़ स्रोत के बढ़ने की वजह से आज से ही इस जोन को आगामी 15 अक्टूबर के लिए बंद कर दिया गया है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। गुरुवार को रामनगर में लखनपुर चुंगी पर समाजवादी लोकमंच से जुड़े कई लोगों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन कर धरना दिया। तो वहीं प्रदर्शनकारियों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और वन मंत्री सुबोध उनियाल के खिलाफ भी नाराजगी व्यक्त की। बता दें, प्रदर्शनकारी मनीष कुमार अग्रवाल ने बताया कि आज उत्तराखंड का 1700 हेक्टेयर जंगल पूरी तरह आग की भेंट चढ़ गया है, लेकिन सरकार जंगलों को बचाने में पूरी तरह नाकाम साबित हुई। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जंगलों में आग बुझाने को लेकर तैनात किए गए कई वॉचरों की मौत होने के साथ ही कई घायल हो चुके हैं, जिसको लेकर सरकार मृतकों के परिजनों को 50 लाख रुपए एवं परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दे। साथ ही उन्होंने ये भी मांग की कि घायलों को 25 लाख रुपए का मुआवजा दे। इसके साथ ही इस कार्य में जुटे कर्मचारियों को शीघ्र वेतन देने के साथ उनके सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करना एवं उन्हें अग्निशमन यंत्र उपलब्ध कराते हुए नौकरी पर पक्का किए जाने की बात उनके द्वारा कही गई। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यदि सरकार ने उनकी मांगों को नहीं माना तो इसके खिलाफ एक उग्र आंदोलन किया जाएगा। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए, उत्तराखंड के अंदर 1700 हेक्टेयर जंगल जल चुका है और 10 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, दर्जनों लोग घायल हो गए। और जितने लोगों को फायर वॉचर सरकार ने रखा है, उनको ना तो सुरक्षा के उपकरण उपलब्ध कराए गए जिससे वो अपनी जान बचा सकें, और ना ही आग बुझाने के लिए उनको जो अग्निशमन यंत्र होते हैं वो उपलब्ध कराए गए, और ना ही उनको अभी तक तनख्वाह दी गई है, ना ही उनको अभी तक अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया है। और जनता के साथ, यहाँ के वनों पर्यावरण के साथ उत्तराखंड सरकार खिलवाड़ कर रही है।
यहाँ का जो वन मंत्री है उसकी लापरवाही है, यहाँ का मुख्यमंत्री है उसकी लापरवाही है, जिसके कारण यहाँ के वन जल रहे हैं, यहाँ के लोग जल रहे हैं। उनकी जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए। और जितने लोग वनाग्नि में मारे गए हैं सबको 50 लाख रुपए मुआवजा मिले, जितने लोग घायल हुए हैं उनको 25 लाख रुपए मुआवजा मिले, उनको सरकारी नौकरी की गारंटी हो। और एक बात और है कि पूरे उत्तराखंड के जंगलों में चीड़ का बहुत आयात है और लगातार पर्यावरणविदों की तरफ से बात आई है कि एक फेस के अंदर चीड़ को हटा करके उसकी जगह चौड़ी पत्ती के जंगल लगाए जाए, लेकिन सरकार उसके लिए भी काम करने के लिए तैयार नहीं है। ऑल वेदर रोड बना करके पहाड़ के अंदर जल विद्युत परियोजनाओं के माध्यम से पूरे पहाड़ को बर्बाद किया जा रहा है, पूरे पर्यावरण को बर्बाद किया जा रहा है। और इसीलिए यहाँ पर आक्रोश में समाजवादी लोकमंच ने और तमाम जन संगठन के लोगों ने प्रोटेस्ट किया है और इस आंदोलन को हम आगे बढ़ाने का आह्वान करते हैं। उत्तराखंड करबला के पास ब्लाइंड मोड़ पर सड़क पर आई झाड़ियां दुर्घटना को दावा दे रही हैं। आपको बता दें, इंटरसेप्टर प्रभारी ने नगर पालिका से समन्वय स्थापित कर उन झाड़ियों को हटवाने का कार्य किया है, जिससे दुर्घटना की आशंका को रोका जा सके। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। हल्द्वानी में एक ज्वेलर को शातिर दंपति ने 2.35 लाख का चूना लगा दिया। ज्वेलरी खरीदने के बाद सराफा को ऑनलाइन पेमेंट का स्क्रीनशॉट तो दिखा दिया, लेकिन खाते में रकम नहीं पहुंची। जानकारी के अनुसार बुधवार दोपहर करीब 3 बजे एक महिला और पुरुष कृष्णा डायमंड एंड गोल्ड ज्वेलरी की दुकान में पहुंचे, जहां उन्होंने खुद को पति पत्नी बताया और अपनी शादी की सालगिरह की खुशी में डायमंड रिंग और 20 ग्राम का गोल्ड कॉइन खरीदा। प्रतिष्ठान के स्वामी संजीव जैन, अंकुश जैन, तुषार जैन ने दंपति की शादी की सालगिरह में अपने प्रतिष्ठान में केक कटवाकर सेलिब्रेट भी किया और उन्हें डायमंड रिंग तथा 20 ग्राम का गोल्ड कॉइन दिया, जिसकी कीमत 2.35 लाख बताई गई। दंपति द्वारा 2.35 लाख का भुगतान करने का स्क्रीनशॉट उन्हें दिया गया और चलते बने। उनके जाने के कुछ देर बाद जब उनके नंबर पर ज्वेलर्स ने बात की तथा पेमेंट नहीं आने की बात की तो उन्होंने कहा आ जाएगा, लेकिन पेमेंट नहीं आया। वहीं शातिर दंपति द्वारा बड़ी होशियारी के साथ स्कैनिंग के नाम पर धोखाधड़ी की गई। जब इसका एहसास ज्वेलर को हुआ तो इसकी शिकायत भोटिया पड़ाव पुलिस में दर्ज कराई गई है। पुलिस द्वारा उक्त लोगों की लोकेशन ली गई है जो फरीदाबाद में बताई जा रही है। साथ ही उनके फोन पर बात नहीं हो पा रही है, जबकि व्हाट्सएप पर कॉल चल रही है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। ये घटना जो है कल की है। कल लगभग 3:30 बजे दो आए पति पत्नी बन के। उन्होंने यहाँ आके स्टोर में बोला भाई आज हमारी एनिवर्सरी है और हमने थोड़ा सा ज्वेलरी भी खरीदनी है। तो यहाँ पे स्टोर में सब उनका जो है सेलिब्रेशन करा गया, साथ में केक वेक भी कटवाया गया उन्हें बाकायदा, और ज्वेलरी भी उन्हें पसंद करवाई गई। ज्वेलरी उन्होंने पसंद करी, साथ में उन्होंने जो है 2 कॉइन्स लिए थे और 1 ईयरिंग्स लिए थे, जिसकी टोटल कुल कीमत लगभग 2,35,000 रुपये है। ठीक है ना। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि साहब पेमेंट कर देते हैं हम यहाँ पे। वो पेमेंट करने लगे हमारी फर्म के अकाउंट में। तो वो फर्म के अकाउंट में उसने बोला कि साहब आपका जो है शो नहीं कर रहा है, ये पैसा नहीं आ पा रहा है किसी वजह से। तो हमारे मैनेजर साहब बोले कि कोई बात नहीं, आप जो है इसको मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दो। ठीक है। तो साहब वो जो है इनके अकाउंट में उन्होंने ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया करने के बाद में एक सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल का मैसेज इनको दिखाया कि भाई ऐसे ऐसे ट्रांजेक्शन हो गया है, ये पैसा आपके अकाउंट में चला गया है। मैनेजर साहब ने अपने अकाउंट में चेक करा, तब तक पैसा नहीं आया था। तो इन्होंने उन्हें थोड़ी देर वेट भी करवाया। प्रशासन से बात हुई आपकी? प्रशासन कोई बात नहीं हो पाई, प्रशासन से चली रही है बातचीत। तो पैसा आपके अकाउंट में पैसा जो है मैनेजर साहब के अकाउंट में आना था वो नहीं आया जी। तो थोड़ी देर वेट करने के बाद में उन्होंने बोला भी पैसा तो आ ही जाएगा, कोई बात नहीं, ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल का मैसेज आ गया है। तो उसके बाद उन्होंने उनका एड्रेस नाम वगैरह लेने की इन्होंने सब कोशिश करी। तो उन्होंने जो है किसी न कोई बहाना लगा के जो है उसको भाई हम ये चाहते हैं प्रशासन इस मामले में, अब ये साइबर फ्रॉड है, इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करे, ताकि जिससे जो है हमारे और भी ज्वेलर्स भाई हैं, ये किसी के भी साथ हो सकता है। आज हमारे साथ है, कल किसी के भी साथ हो सकता है। बहुत बड़ी ठगी का है जो कि एक स्कैम हुआ है 2,35,000 का संजीव जैन जी की दुकान में, कृष्णा डायमंड में। कल रात शाम को 8 बजे मेरे पास फ़ोन आया, तो मैं तुरंत इनकी दुकान पर आया और हमने सीधे कोतवाल साहब से बात की है कि इस संदर्भ में क्या हो रहा है। तो उन्होंने हमें तुरंत भोटिया पड़ाव चौकी, क्योंकि नज़दीक की चौकी भोटिया पड़ाव भी है, तो हम लोगों ने वहाँ जाके एक एप्लीकेशन टाइप करके दी और सारा उनको घटना हमने बताई। और हमने अपने ग्रीन सिटी, जो कि हमारे ज्वेलर एसोसिएशन के सदस्य 240 हमारे ग्रीन सिटी ज्वेलर एसोसिएशन में सदस्य हैं, हमने उस सारी वीडियो को, जो कि शादी की सालगिरह जो मना रहे हैं, वो सारे फुटेज और वगैरह हमने सारे ग्रीन सिटी ग्रुप में डाले हैं। और हमारा ऑल इंडिया ज्वेलर एसोसिएशन भी हमारा बहुत बड़ा है, जो कि हमने देहरादून के ग्रुप में और हमने दिल्ली के ग्रुप में और उत्तर प्रदेश में हमारे कुछ ग्रुप चल रहे हैं ज्वेलर एसोसिएशन के। हमने उसमें सारे ग्रुप में डाल दिया कि ये घटना जो यहाँ हल्द्वानी में हुई है और किसी ज्वेलर के साथ ऐसा नुकसान और ठगी ना हो सके।
और हम इस मैटर में सख्त कार्रवाई हम प्रशासन के द्वारा करने जा रहे हैं। हमारी बात अभी सीओ साहब से हो चुकी है और अभी हम एसपी सिटी महोदय को ज्ञापन देने जा रहे हैं सारे सदस्य। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय, कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। अपनों को खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां खटीमा के ब्लॉक सभागार में आज क्षेत्र पंचायत सदस्यों की एक बैठक बुलाई गई, जिसमें आम जन समस्याओं को विशेषकर सुना गया। इसमें स्वास्थ्य विभाग, पीडब्ल्यूडी, जल निगम, जल संस्थान के द्वारा कई जन समस्याएं सामने निकल कर आई, जिसको लेकर सुशील मोहन गोवाल, जिला विकास अधिकारी उधम सिंह नगर ने जाँच के निर्देश दिए। इस दौरान आम जनता की समस्याएं जल्द से जल्द दूर की जाने की बात भी कही गई। वहीं आगे भी सभी सदस्यों को अपनी अपनी हर समस्या उठाने के लिए कहा गया। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। आज खटीमा में क्षेत्र पंचायत की बैठक हुई। बैठक अहम रही और देखिए अभी बारिश के सीजन में रोड की समस्या बहुत गंभीर समस्या रही यहाँ की। प्रतापपुर वाली रोड जो है पूरे विकास खंड में एक ऐसी रोड है जो 3 मीटर की रोड है, नहीं तो आम रोड जो भी होती है वो 4 मीटर की रहती हैं। उसका मुद्दा यहाँ पे बना रहा और उस पर आश्वासन दिया है पीडब्ल्यूडी ने, इसके जल्दी ठीक दुरुस्त कराया जाएगा। और देखिए गर्मी का भयंकर गर्मी इस बार पड़ी, उस गर्मी को भी लेके यहाँ पे जनप्रतिनिधियों में काफ़ी रोष था कि घरों पे नल नहीं पहुँचा। जल मिशन के तहत गांव-गांव में टंकियां लगी हैं मगर पानी नहीं पहुंच पा रहा, उसमें भी काफ़ी जनप्रतिनिधियों में रोष था और मैंने भी सख्त निर्देश दिए हैं कि पानी की सप्लाई ठीक की जाए, तो उस पर भी कार्रवाई होगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है कि खटीमा में जो भी टंकियों का कार्य हुआ वो ठीक नहीं हुआ है। पीडब्ल्यूडी के लिए हंगामा रहा। विद्युत विभाग में जो कार्य जल्द होने वाले थे वो आज तक इन्होंने नहीं किए। पिछली कार्रवाई बैठक बीडीसी बैठक में जो काम होने वाले थे उनके भी क्वेश्चन इनको जो आए थे उनके उत्तर लेके नहीं आए, उस पर भी काफ़ी नाराज़गी रही जनप्रतिनिधियों की, तो इसका भी संज्ञान लिया गया है। और आने वाली बैठक में मुझे उम्मीद है कि जहाँ जितने भी जनप्रतिनिधि आए हैं या अधिकारीगण आए हैं तो शायद अच्छा काम करके आएंगे और क्षेत्र में एक अच्छा विकास होगा और माननीय मुख्यमंत्री जी के इस खटीमा क्षेत्र से एक अच्छा संदेश जाएगा कि खटीमा में एक अच्छा विकास हो रहा है। क्षेत्र पंचायत की जो बैठक होती है वो 3 महीने में एक बार होती है और एक बहुत अच्छा फोरम होता है क्षेत्र की समस्या को उठाने के लिए। आज की बीटीसी भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है। अभी तक स्वास्थ्य विभाग, पीडब्ल्यूडी, जल निगम, जल संस्थान विभागों की बारी आ चुकी है और इनके बारे में जो समस्याएं थी वो जनता ने उठाई हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने उठाई हैं। तो समस्याएं कुछ काफ़ी पुरानी समस्याएं हैं, कुछ नई समस्याएं हैं, तो उसके लिए प्रमुख जी के माध्यम से और मेरे माध्यम से भी निर्देश दे दिया गया है कि वो जितना संभव हो सके उनका निस्तारण करें और एक कुछ बातों में तो इन्हें आज ही जा करके निस्तारण करने के लिए कहा गया। जो प्रदान किया जाए क्या करा जा रहा है उसके? देखिए इसमें खंड विकास अधिकारी को एक बार निरीक्षण करने के लिए कहा जाएगा। ये सब अगर ग्रामीण क्षेत्रों में ये हैं तो खंड विकास अधिकारी मनरेगा के माध्यम से खंड से प्रस्तावित करवा के उनको करवा सकते हैं। बाकी पीडब्ल्यूडी की रोडों के संबंध में पीडब्ल्यूडी को निर्देश दे दिया जाए। नहीं देखिए कई बार ऐसा होता है कि विभाग समस्याओं पर तुरंत कार्रवाई नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर इसका समाधान ये नहीं है कि बैठकों में नहीं आया जाए। माननीय सदस्य बैठकों में आकर अपनी समस्याएं उठाते हैं, वो उच्च स्तर पर पहुंचते तो उनका समाधान कभी ना कभी अवश्य मिलता है। तो सदस्यों को अपनी समस्याएं यहाँ पर अवश्य उठानी चाहिए। देखिए ब्लॉक स्तरीय तो सभी कर्मचारी पहुँचते हैं और आप देख रहे हैं आज कृषि विभाग के, उद्यान विभाग के और अन्य विभागों के भी जिला स्तरीय अधिकारी पहुँचे हैं। तो ये जनपद स्तर से जिलाधिकारी महोदय का विशेष निर्देश होता है कि सभी विभागीय अधिकारी पहुँचे। मैं भी खुद इस निर्देश के तहत यहाँ पर आया हूँ। जनपद उधम सिंह नगर के सीमांत क्षेत्र खटीमा में वन रेंज के अंतर्गत खेतल खंड मुस्तजार में पिछले 6 दिन पूर्व ही एक व्यक्ति को बाघ द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया था। इस दौरान वन विभाग की टीम लगातार बाघ को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाकर अथक प्रयास कर रही थी। वहीं आज वन विभाग की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है जब बाघ पिंजरे में फंस गया। अब प्रक्रिया के अनुसार बाघ की जांच की जाएगी कि वह बाघ वही है जिसके द्वारा व्यक्ति को मारा गया था या अन्य कोई बाघ पिंजरे में कैद होने के बाद ग्रामवासियों ने राहत की सांस ली है। गौरतलब है कि जब से व्यक्ति को बाघ द्वारा मौत के घाट उतारा गया था तब से गांव में दहशत का माहौल था। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट।
19 तारीख को चक्करपुर क्षेत्र के बूढ़ाबाग ग्राम में एक घटना हुई थी, दुखद घटना। इसमें एक व्यक्ति को वन्य जीव के हमले में मार दिया गया था। तो उसके बाद से ही वन विभाग की टीमें और हमारी जो पशु चिकित्सा अधिकारी हैं उनकी टीमें वहाँ पर मौके पर लगी हुई थी और हमारे द्वारा सक्षम स्तर से अनुमति भी मांगी गई थी कि हम वन्य जीव को सुरक्षित रेस्क्यू करके वहाँ से हटा दें, उस एरिया से हटा दें। तो कल लगातार ये अभियान हमारा 4-5 दिनों से जारी था और इसके लिए हमने ट्रैप कैमरे वगैरह और ड्रोन का इस्तेमाल भी किया है। तो कल हमको इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सफलता मिली और हमारे द्वारा वन्य जीव को सफलतापूर्वक सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है और उसके पश्चात हमने उसको ढेला रेस्क्यू सेंटर रामनगर भेज। हमारे क्षेत्र में बिलेरी और खितलखंडा मुस्ताजर नौगना क्षेत्र में विगत 2 महीनों से बाघों की जो है आवागमन ज़्यादा हो रहा था और जिससे कि ग्रामीण बड़े मतलब शाम होते ही बड़े उसमें खतरे में महसूस कर रहे थे खुद को। इसलिए कई दफ़े वन विभाग को भी गुहार लगाई और क्षेत्रीय विधायक जी हमारे भुवन कापड़ी जी उनसे भी कहा क्षेत्रीय वासियों ने, तो विधायक जी के माध्यम से जो है ऊपर विभाग को ट्रैकुलाइज करने के लिए सूचना दी गई, जिससे कि ट्रैकुलाइज वाली टीम आई और पिंजरे लगाए वन विभाग ने। तो कल रात्रि में 8 बजे लगभग एक बाघ को तो ट्रैकुलाइज करके वन विभाग द्वारा पकड़ा गया है, लेकिन अभी यह पूर्ण रूप से यह नहीं सिद्ध हो पाया है कि यह वही बाघ था कि जिसने इससे पूर्व में 2 आदमियों को वहाँ पर अपना निवाला बनाया। तो हम वन विभाग से जो है इस संबंध में हमारी ये मांग है कि इसका कन्फर्मेशन दें कि यह वही बाघ था। अभी भी क्षेत्र में और बाघ मौजूद हैं जिससे कि क्षेत्रवासियों में भय व्याप्त है। उधम सिंह नगर जिले के बाजपुर क्षेत्र के रहने वाले ओम प्रकाश वर्मा के द्वारा रुद्रपुर के कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिले के डीएम उदयराज सिंह को एक ज्ञापन सौंपा गया और उनको एक राखी भी सौंपी है। उधम सिंह नगर जिले के बाजपुर क्षेत्र के रहने वाले ओम प्रकाश वर्मा के द्वारा रुद्रपुर के कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिले के डीएम उदयराज सिंह को एक ज्ञापन सौंपा गया, साथ में एक राखी भी सौंपी गई। ओम प्रकाश वर्मा ने बताया कि वो एक संस्था चलाते हैं जिसके साथ ही वे समाज सेवा करते हैं। वहीं उन्होंने बताया कि आए दिन मासूम बच्चों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं पढ़ने को मिलती हैं। इससे परेशान होकर उन्होंने जिले के डीएम के माध्यम से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को राखी और ज्ञापन भेजकर मासूम बच्चियों के साथ हो रहे दुष्कर्म जैसी घटनाओं को रोकने की मांग की है। ओम प्रकाश का कहना है कि देश में आए दिन मासूम बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटना के अलावा सैनिकों के शहीद होने की घटनाएं, राजनीतिक दलों के नेताओं, पत्रकारों की हत्याएं हो रही हैं, लेकिन इस पर रोक लगाने के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। ना ही ऐसी घटनाओं पर कोई चिंता व्यक्त कर रहा है जिससे कि इन घटनाओं को रोका जाए। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। महोदय द्वारा जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया हूं और उनको एक राखी भेजा हूं और हमारी जो है संस्था कर्मयोग एवं सहयोग साधना समिति और उसकी एक मैगजीन है अश्वमेध यज्ञ वैचारिक आत्मंथन क्रांति, वो पत्रिका भी दिया हूं और हमने दावा किया है कि हमारे देश में जो 2 साल 3 साल की बेटियां मारी जा रही हैं रेप करके, बलात्कार करके, और हमारे देश में सैनिक शहीद हो रहे हैं, आतंकवाद नक्सलवाद में कितने लोग मारे जा रहे हैं और वैसे भी समाज में कितने मर्डर होते हैं, एलानिया कत्ल हो रही हैं। मतलब आप देखो तो कोर्ट कचहरी में भी मर्डर हो जा रहे हैं लोगों के और मुकदमे के दौरान गवाहों के मर्डर हो रहे हैं। हम इनसे सबसे बहुत दुखी हैं और दुखी होकर हमने छोटी छोटी बच्चियों की जूतों की हार जो है अपने गले का हार बनाया है और हमने संकल्प लिया है कि जब तक हमारे देश में ये अपराध नहीं बंद होते और जब तक मैं ये जूतियों की हार पहन के और जो है सबको, अपनी सरकार को, समाज को जगाऊंगा। और हमारे पास उपाय है, हम सर्वश्रेष्ठ लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से पूरे देश में जितने भी मर्डर हो रहे हैं, छोटी बेटियों से लेके सैनिकों तक का, और ये सब हम 99% मात्र 15 दिनों में रुकवा सकता हूँ और उसी का मैं ज्ञापन देने आया हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए डीएम साहब के द्वारा। रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा ने अपने कार्यालय में गांधी पार्क के विषय संबंधित प्रेस वार्ता की। विधायक शिव अरोड़ा ने बताया कि जो G20 दौरान एनएच की जद में आए व्यापारियों को हटाए जाने के बाद गांधी पार्क के दीवार से लगे हिस्से पर नगर निगम द्वारा गांधी पार्क के चारों ओर भूमिगत पार्किंग का टेंडर निकाला गया, जिस पर विधायक शिव अरोड़ा से उस समय उजाड़े गए व्यापारियों ने मुलाकात की और गांधी पार्क के चारों ओर भूमिगत पार्किंग का विरोध प्रकट कर विषय रखा व साथ ही अपने पुनर्वास की बात कही। तो वहीं विधायक शिव अरोड़ा ने पत्रकार वार्ता के दौरान व्यापारियों के बीच में ही उनकी इस मांग को सही माना और मौके पर ही टेंडर संबंधित विषय पर दूरभाष
पर नगर आयुक्त के चार्ज पर कार्यरत शिप्रा जोशी से वार्ता कर गांधी पार्क के चारों ओर भूमिगत पार्किंग के टेंडर को निरस्त करने की बात कही। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। के केंद्र में जो गांधी पार्क है, उस गांधी पार्क के चारों ओर नगर निगम के द्वारा आज एक पार्किंग का टेंडर निकाला गया था, जिसे लगता है कि उसके कारण से जाम चारों तरफ लगा रह सकता है और साथ ही साथ व्यापारियों का और कई सारे लोगों का उसमें विरोध भी था। तो आज नगर निगम से वार्ता करके उनसे कहा गया उस टेंडर को स्थगित कर दें, तो ये टेंडर स्थगित किया जा रहा है। नगर गांधी पार्क के चारों ओर पार्किंग नहीं बनेगी। साथ ही साथ G20 के समय में लगभग 150 के आसपास यहाँ के व्यापारी अतिक्रमण हटाओ अभियान में हटाए गए थे। उनके पुनर्वास के लिए भी नगर निगम से वार्ता करके कहा गया है कि अगले 10 से 12 दिन के अंदर नगर उनकी जो अलॉटमेंट की प्रक्रिया है पुनर्वास की, वो आरंभ हो जाए और अगले 60 दिन के अंदर अंदर निर्माण कार्य पूरा करके उनका पुनर्वास करा दिया जाए। ये अभी आज नगर निगम से कहा गया है। तो गांधी पार्क के चारों ओर पार्किंग भी नहीं रहेगी और साथ साथ जो G20 के समय स्थापित हो उनका पुनर्वास भी अगले 60 दिन के अंदर पूरा कर। उधम सिंह नगर के तहसील खटीमा क्षेत्र में रहने वाले वन्य गुर्जरों से संबंधित एक मामला प्रकाश में आया है, जिसमें ग्राम जमौर के पिटरिया गांव के वन गुर्जरों, हल्दी पचपेड़ा 22 पुल बंधा झाऊपरसा के वन गुर्जरों ने अपने मवेशियों को चराने के संबंध में उपजिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट खटीमा को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उनके द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम पिटरिया तथा झाऊपरसा, बगुलिया, हल्दी पचपेड़ा, तहसील खटीमा, जिला उधम सिंह नगर के वन गुर्जर व ग्रामीण झनकैया 22 पुल बंधा स्थित सागर में अपने पशुओं को 50 सालों से चराते चले आ रहे हैं। दूसरी तरफ आए दिन बाहरी क्षेत्र बाजपुर के वन गुर्जरों द्वारा अपने पशुओं को झनकैया 22 पुल बंधा स्थित सागर में चराने की धमकी दी जा रही है, जिससे आपस में टकराव होने की स्थिति पैदा हो गई है। इस दौरान बाजपुर के वन गुर्जर और क्षेत्रीय गुर्जरों में आपस में टकराव पैदा न हो, इसके लिए बाजपुर के वन गुर्जरों को सागर के किनारे पशुओं को चराने की परमिशन नहीं दिए जाने की मांग की गई। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। जो वन गुर्जरों के क्षेत्र में कुछ लोग जो हैं वो बाजपुर से भैंस लाकर वहाँ पर चरा रहे हैं। ऑलरेडी जो वहाँ पर वन गुर्जर हैं उनको चारागाह का कम स्थान वहाँ पर अवेलेबल है, तो इनकी ये शिकायत है कि अगर वहाँ बाजपुर से भैंसें आकर यहाँ पर गाय भैंसें आकर यहाँ पर चारागाह में चुगान करेंगी तो इनकी भैंसों को क्या होगा, लिहाजा इसमें रोक लगाई जाएगी। इस विषय में मैं गंभीरता से विचार करूँगा और जो भी उचित कार्रवाई होगी वो करेंगे। ये ऐसा है, ये हमारे क्षेत्र भिलैया पिटरैया के वन गुर्जर हैं और उधर झाऊपरसा बगुलिया जो बंदा है वहाँ पे ये अपनी भैंसें चराने ले जाते हैं। हर साल की तरह 50 साल से ही चराते चले आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे चारा ख़त्म हो जाता है तो ये वहाँ पे ले जाते हैं। अब हुआ क्या, दो ग्रामीण हमारे पास के गांव के ही गुर्जर, वो वहाँ से बाजपुर से अपनी रिश्तेदारियों से या जो भी कहते कि जैसा भी उनका, वहाँ से बाजपुर से भैंसें लेके यहाँ चराने लेके आ रहे हैं। उनको रोक लगाने के लिए हमने एसडीएम साहब को पूर्व में भी परमिशन दी थी, वो एप्लीकेशन दी थी और दोबारा आज हमने फिर से, क्योंकि एसडीएम साहब ने परमिशन किसी बिना पे दे दी होगी, नहीं मालूम क्यों दी उन्होंने, उसको हमने निरस्त कराने के लिए आज फिर से हमने एसडीएम साहब को ये एप्लीकेशन दिए सारे ग्रामीणों और सारे गुर्जरों की तरफ से कि उस परमिशन को तत्काल निरस्त किया जाए। वहाँ टकराव की स्थिति बनी हुई है। यदि ये परमिशन निरस्त नहीं होती है तो हम विशाल धरना प्रदर्शन फिर एसडीएम साहब के यहाँ करेंगे और उनको जो बाजपुर से भैंसें आने किसी भी हालत में आने नहीं दिया जाएगा। हमने आश्वासन दिया है कि मैं किसी भी हालत में भैंसों को नहीं आने दूंगा और इस परमिशन को मैं निरस्त कर दूंगा जो मैंने उन्हें परमिशन दी है। राजू फाइटर। 1 अक्टूबर से प्रदेश के सभी वाहनों की फिटनेस जांच ऑटोमेटिक कराए जाने के केंद्र सरकार के आदेश के बाद उत्तराखंड परिवहन विभाग ने इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। संयुक्त परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश में वाहनों की जांच के लिए 12 ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट सेंटर बनाए जा रहे हैं। इनमें से 4 सेंटर देहरादून, रुद्रपुर, हरिद्वार और हल्द्वानी में ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट सेंटर शुरू हो चुके हैं, जबकि सेलाकुई और रुड़की में ये निर्माणाधीन है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के सहयोग से ऋषिकेश और कोटद्वार में कार्य चल रहा है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। फिटनेस देखिए, भारत सरकार की अधिसूचना के हिसाब से 1 अक्टूबर 2024 के बाद सारे वाहनों की फ़िटनेस या जो निजी वाहन होते हैं वो 15 साल बाद उनका जब रिन्यूअल होता है रजिस्ट्रेशन का, वो सारे उनकी जांच केवल ऑटोमेटेड ट्रैक से होगी। इसके लिए हम लोगों ने 4 निजी क्षेत्र में ऑलरेडी बना दिए हैं और संचालित हो रहे हैं। वो उसमें देहरादून में है, डोईवाला में, हरिद्वार में, रुद्रपुर और हल्द्वानी, ये 4 सेंटर संचालित हैं ऑलरेडी। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते।
पापा ट्राई दिस। लो सब लपक ली ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। देहरादून के पटेल नगर थाना क्षेत्र के मंगलवार और बुधवार को बडोवाला में मिले 3 शवों की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। तीनों शवों में एक महिला और उसकी 2 बेटियां थीं। तीनों की हत्या के आरोप में पुलिस ने महिला के प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का दावा है कि मृतक महिला गिरफ्तार अभियुक्त के साथ पिछले 2 सालों से रिलेशन में थी और उससे शादी के लिए जोर देती थी, लेकिन गिरफ्तार अभियुक्त महिला से पीछा छुड़ाना चाहता था, जिसके लिए उसने महिला को उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर से देहरादून बुलाया और उसे अपने साथ फैक्ट्री में ले गया जहां वह काम करता था। रात में जब महिला सोई थी तो अभियुक्त ने महिला की गला दबाकर हत्या कर दी, जिसके बाद उसने दोनों बच्चियों को भी मार डाला। पुलिस ने इस ट्रिपल मर्डर केस की गुत्थी को सुलझाने के लिए अलग अलग पुलिस टीमों का गठन किया और आखिरकार पुलिस ने ट्रिपल मर्डर केस को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। इसमें 25 तारीख की देर सायंस कंट्रोल रूम में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बड़ोवाला में एक नाला है जो फॉरेस्ट से लगा हुआ, वहाँ पर कुछ स्मेल से आ रही है फाउल सी। इस सूचना पर पुलिस टीम पहुंची थी और वहाँ पर जब सर्च किया तो देखा वहाँ पर 2 डेड बॉडी मिली थी और चूंकि देर साय का वक्त था 2 डेड बॉडी को रिकवर करके मॉर्चरी भिजवा दिया गया था और घटनास्थल को सुरक्षित रखते हुए जो अगले दिन प्रातः वहाँ सर्च ऑपरेशन किया गया और फोरेंसिक की टीम और डॉग स्क्वाड को बुलाया गया तो वहाँ पर एक बॉडी और महिला की रिकवर हुई थी जो कूड़े के अंदर दबा के रखी गई थी। काफ़ी सारा कूड़े का ढेर था वहाँ पर दबा के रखी गई थी और इसके बाद यह घटनास्थल के निरीक्षण और जो वहाँ से कपड़े और अन्य सामान जो बरामद हुआ था उससे स्पष्ट हो रहा था कि ये फैमिली एक ही फैमिली है और इसमें जो बच्चे हैं और जो मदर है वो कहीं ना कहीं एक ही परिवार से जुड़े हुए हैं। और आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।